मेरा नाम ममता शर्मा और स्वागत है आपका इस मंच पे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दो क्षेत्रों से संचालित होती है। पहला पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। आपने सुना होगा कि सरकार धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के संस्थानों जैसे पेट्रोल, रेलवे, बीमा, बैंकिंग आदि में निजीकरण कर रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? निजीकरण की तरह ही एक और शब्द हमें बार बार सुनाई पड़ता है मोदी जी के भाषण में या इधर उधर से, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट और हम धीरे धीरे क्यों इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में किस तरह से निजीकरण होने वाला है और रेलवे जिसकी सुविधाओं का लाभ करोड़ों भारतीय लोग उठाते हैं, गरीब व निम्न वर्ग के परिवार जिनके लिए सबसे सस्ता व सुगम ट्रांसपोर्टेशन सुविधा रेलवे है, उनके जीवन पे इस निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और रेलवे में किस तरह से निजीकरण किया जाएगा। और अगर आपका भी सपना देश के लाखों युवाओं की तरह एज ए एम्प्लॉय रेलवे से जुड़ने का है तो इस निजीकरण के बाद उस सपने पर क्या असर पड़ने वाला है। देश में सबसे अधिक रिक्रूटमेंट देने वाले सेक्टर्स में से एक है, तो निजीकरण के बाद में उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चूँकि इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को लेकर चले हैं तो हो सकता है शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए और इसका आगे आने वाला वीडियो भी इसमें बनाना पड़े मुझे, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और इसका आगे आने वाला वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अधूरा ज्ञान अधिक नुकसान, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो, इसलिए आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और इसका अगला आने वाला वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे निजीकरण की। 1947 के बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ उस वक्त पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत था, इसीलिए उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर को ही आधार बनाया गया। लेकिन 1956 के बाद प्राइवेट सेक्टर में तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगा, जबकि पब्लिक सेक्टर में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लगातार घाटे की स्थिति बनी हुई थी और इस वजह से इनकी सार्थकता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। अब हम बात करेंगे सरकार को निजीकरण की क्यों ज़रूरत है। सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार को पैसों की ज़रूरत है विकास कार्यों के लिए, लेकिन जीएसटी से और टैक्स से पैसा पूरा आ नहीं पा रहा है। तभी सरकार लोगों से अपील करती है सब्सिडी छोड़िए, टैक्स भरिए। इसका साफ मतलब है सरकार के पास आमदनी कुछ नहीं है लेकिन खर्चा अधिक है। सरकार तीन तरह से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। पहला निजीकरण, दूसरा विनिवेश और तीसरा सरकारी संपत्तियों को बेचना। अब हम बात करते हैं निजीकरण की। सरकार किस प्रकार निजीकरण करती है? जब सरकार अपनी ऑनरशिप 51% हिस्सेदारी के साथ किसी कंपनी को दे देती है तो वह निजीकरण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अब सरकार का उस क्षेत्र पर मालिकाना हक खत्म हो जाता है। लेकिन यदि सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी किसी एक कंपनी को न देकर कुछ अलग अलग कंपनियों को या जनसमूह को दे तो उससे वहाँ मोनोपोली डेवलप नहीं होगी और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्राइवेटाइजेशन करने का। अब हम बात करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि पैसा लगाना या अपनी हिस्सेदारी लेना, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है अपना पैसा खींच लेना और अपनी हिस्सेदारी वहाँ से हटा लेना। सरकार इसमें ये कर रही है कि 49% शेयर किसी कंपनी को दे रही है और 51% अपने पास रख रही है। इसका मतलब ऑनरशिप सरकार के पास रहने वाली है। डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार 49% तक अपनी हिस्सेदारी, अपने शेयर किसी को बेच सकती है, किसी कंपनी को या हमको और आपको भी, लेकिन यहाँ ऑनरशिप सरकार के पास ही रहती है और सरकार मालिकाना हक के साथ किसी भी मामले में दबाव बना सकती है। निजीकरण को आज की जरूरत बताने वाले इसके कई सपोर्टर्स इसमें कई फायदे हमें गिनाते हैं, उन पर हम भी गौर करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में जो लोग बात करते हैं वे ये दावा करते हैं कि निजीकरण के बाद प्राइवेट कंपनीज उस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे कि उस सेक्टर में डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ सकती है। प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी एफिशिएंसी बढ़ाती है, जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ये तो आपने सुना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बहुत अधिक राजनीतिक दबाव होता है, लेकिन निजीकरण के बाद वह पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता जिससे वह उपक्रम अधिक कार्यकुशलता का परिचय दे सकता है। अगर हम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए खोल देते हैं तो वहाँ आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था, रोजगार व कर राजस्व पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा, इन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर के आने से कंज्यूमर्स को मोर ऑप्शंस एंड बेटर सर्विस की वजह से फ़ायदा मिलने लगा है। और हम इस सच को नकार नहीं सकते कि पब्लिक सेक्टर की तुलना में निजी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता व प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ये सब निजीकरण के पक्ष में बातें रखी गई थी। अब हम बात करते हैं निजीकरण के विपक्ष में कौन कौन सी बातें सामने आ रही हैं। प्राइवेटाइजेशन को प्रोटेस्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि प्राइवेट कंपनियों का मोटिव सिर्फ लाभ कमाना होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट व सोशल वेलफेयर को नज़रअंदाज करना।
प्राइवेटाइजेशन के विपक्ष में एक बात यह की जा रही है कि किसी भी सेक्टर में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा देश से बाहर जाने का डर है। ऐसी आधारभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, उनमें अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा तो वे सुविधाएं निम्न वर्ग से दूर होती चली जाएंगी। इसका एक बड़ा उदाहरण मैं समकालीन संदर्भ में देना चाहूँगी कि हमारे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स, जिनकी स्थिति अभी तक दोयम दर्जे की मानी जाती थी, किंतु कोरोना काल में जिस तरह से वो देश की लाइफलाइन बन के सामने आए, गौरवान्वित करने का विषय था। हम सब जानते हैं कि उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने कदम किस तरह से पीछे हटा लिए थे। ये थे वे सारे तर्क जो निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे थे। अब हम बात करेंगे कि रेलवे में निजीकरण किस प्रकार से होने जा रहा है और ये क्यों होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे रेलवे में निजीकरण को लेकर जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनकी। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो रेलवे का निजीकरण पूरी तरह से नहीं है, बल्कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे पीपीपी मॉडल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे रेलवे में निजीकरण क्यों जरूरी था। सबसे पहले जो इसकी डिमांड उठ रही थी वह पॉपुलेशन की वजह से। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत अधिक है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंडियन रेलवे पर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेली 2.5 करोड़ लोग इंडियन रेलवे का यूज़ करते हैं आवागमन के लिए, और इसी वजह से रेलवे में एक्सपेंडिशन की डिमांड काफ़ी समय से उठ रही थी। रेलवे की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उसके वर्कलोड को कम करने के लिए अब प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया जा रहा है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर रेलवे में एक्सपेंडिशन की जरूरत थी तो भारतीय रेल खुद अपनी नई ट्रेन क्यों नहीं ला रही है, वे प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों मौका दे रही हैं। और उसकी वजह है रेलवे में लग रहा है ज़बरदस्त घाटा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हादसों की वजह से चर्चा में रहने वाली भारतीय रेल कोरोना से उपजे हालात में वित्तीय संकट की जद में है और अभी रेलवे को 50 लाख का एडिशनल फंड चाहिए, लेकिन अभी नई ट्रेन चलाकर वह अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वह प्राइवेट कंपनीज को बाय बिड ये मौका देना चाहती है। और जो तीसरी वजह है प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो है टिकटों के बीच, डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर को खत्म करना। इसका मतलब यह है कि ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको अपनी यात्रा को कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि उनकी वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी प्राइवेट पार्टनरशिप की जा रही है। अब जो चौथी वजह है प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो है टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस की। हम सब जानते हैं कि अभी इंडियन रेलवे में जो स्पीड रहती है ट्रेन की वह 120 to 130 के बीच में रहती है, लेकिन अब जो नई ट्रेन आएगी वो सेमी हाई स्पीड से चलेगी। इसका मतलब उनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर घंटा रहने वाली है और हमें वाकई में इस स्पीड की ज़रूरत थी। और अगर इंडियन रेलवे की स्पीड बढ़ेगी तो पंक्चुअलिटी एंड रिलायबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। जब भी हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब सरकार ये चाहती है कि ट्रैवलिंग के दौरान लोगों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारी इंडियन रेलवे में सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ऐसी मॉडर्नाइज्ड ट्रेन का संचालन करने वाली है जिससे कि सिक्योरिटी पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाए। अगर हम रेलवे में रेवेन्यू की बात करें तो मोटे तौर पे हमको दो बात समझ में आती है, या तो उसको रेवेन्यू मालगाड़ी से मिलता होगा या फिर उसको पैसेंजर ट्रेन से मिलता होगा। लेकिन आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि पैसेंजर गाड़ियों से रेलवे को बहुत कम रेवेन्यू मिलता है क्योंकि वह नागरिकों को सब्सिडी देती है और रेलवे की असली इनकम मालगाड़ी और कार्गो गाड़ियों से होती है। रेलवे में ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी अधिक है और उसकी तुलना में रेवेन्यू काफ़ी कम है। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 100 रुपये में से 99 रुपीज़ तो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट है और 1 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। अभी इंडियन रेलवे में 13,000 ट्रेनें चालू है जबकि डिमांड 20,000 ट्रेन की है। तो सरकार और रेलवे इस कंडीशन में नहीं है कि नई ट्रेन चला करके इस डिमांड को पूरा की जाए, इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ इन्वाइट किया जा रहा है। ये तो वे सारे कारण थे जिनकी वजह से प्राइवेट पार्टनरशिप को रेलवे में इनवाइट किया जा रहा है। अब हम मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर कोई मुझे पर्सनली कोई मुझे कहे तो मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो देखना अवॉइड करूंगी। अगर आप रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन कोटे में है या फिर जनरल कोटे में है, लेकिन उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसके लिए एक अगला वीडियो बनाने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। और जैसे ही मैं ये वीडियो बनाऊँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ ये देख लीजिएगा।